नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 13 सितंबर 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत सरकार द्वारा चीता पुनरुत्पादन परियोजना के लिए निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की पहचान की गई है? तो यहाँ पर दिया गया है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान तथा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है यह उड़ीसा में है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश में है और पन्ना भी मध्य प्रदेश में है, रणथंभौर राजस्थान में है। तो दोस्तों, कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है यह मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर चीता पुनरुत्पादन परियोजना के लिए इस उद्यान की पहचान की गई है। अतः उत्तर क्या होगा? केवल 2 सही होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 8 अफ्रीकन चीताज टू लैंड इन जयपुर ऑन फ्राइडे और दे विल बी रिलीज्ड ऑन पीएम्स बर्थडे एट कूनो नेशनल पार्क, यानी उन्हें कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, यह अफ्रीका और नामीबिया से रिलोकेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनो पालपुर अभ्यारण्य है, जहां पर 20 चीते लाए जाने की यह परियोजना है। और दोस्तों, इस परियोजना पे काफी लंबे समय से काम चल रहा है। इसमें एक और भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि देश की प्रमुख पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जिसे आईओसी कहते हैं, अफ्रीका से भारत में चीतों के महत्वाकांक्षी पुनर्वास के लिए 50.22 करोड़ रुपए देगी। और दोस्तों, इस तरह से आईओसी ने 75 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के 2/3 हिस्से को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों, इस तरह से चीता परियोजना का समर्थन करने वाली पहली और एकमात्र यह कारपोरेट कंपनी है, यह ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, हमारे यहां से 1952 में चीता पूरी तरह से विलुप्त हो गया था। 1948 में अंतिम 3 एशियाई चीतों का शिकार किया गया। और दोस्तों, इसकी मुख्य वजह यह रही कि ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा और वहां के स्थानीय राजाओं द्वारा चीतों का शिकार किया जाता था, जबकि भारत में सबसे ज्यादा इसकी आबादी एक समय में पाई जाती थी। तो यह पालपुर कूनो को ही क्यों चुना गया? क्योंकि यहां पर ये जो अफ्रीका से जो चीता आ रहे हैं, तो अफ्रीका की जलवायु और यहां की जलवायु में काफी समानता है। इससे संबंधित यूपीएससी में एक बार प्रश्न आ चुका है कि इसे ही क्यों चुना गया। तो यह ध्यान रखेंगे, पालपुर कूनो, इसीलिए इसको यहां पर चुना गया है। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, जिसे WFP कहते हैं, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, इसे 1945 में खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों, यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसे जिसे विश्व खाद्य कार्यक्रम कहते हैं, इसकी स्थापना 1961 में खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे फाओ कहते हैं, और संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा अपने मुख्यालय रोम कहां है? इटली की राजधानी है और यह टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहां पर की गई थी। और यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का सदस्य भी है, जो सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों एवं संगठनों का एक गठबंधन है। तो दोस्तों, यह पहला कथन असत्य है। दूसरा है, फाओ तथा WFP दोनों संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के समूह के सदस्य हैं, जैसा कि मैंने बताया ही। तीसरा, इसने भूख से निपटने और भूख को युद्ध और संघर्ष के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से रोकने तथा शांति के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार जीता था। यह भी कथन एकदम सत्य है। दोस्तों, इसका उद्देश्य यही है कि 2030 तक जीरो हंगर पे लाना, यानी भूखमरी को समाप्त करने का इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों, दूसरा और तीसरा कथन सही है। तो इनमें से कितने कथन सही हैं? यानी 1 और 2 कथन। तो अतः उत्तर क्या हो गया? केवल 2 कथन इसमें सही हैं। वो कौन कौन से? 2 और 3। इससे संबंधित यहां पर देख सकते हैं, द हिंदू में आई हुई खबर है, फूड सिक्योरिटी यानी 6.3 इन मिलियन द नंबर ऑफ पीपुल इन क्राइसिस हिट श्रीलंका फेसिंग मॉडरेट टू सीवियर फूड इनसिक्योरिटी। तो यह जो है WFP का
कहना है और ये हमारा पड़ोसी मुल्क श्रीलंका यहाँ पर है, यहाँ पर यह समस्या दिखाई जा रही है। तो यह विश्व खाद्य कार्यक्रम है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराना, 2030 तक भूखमरी पूरी तरह से समाप्त करना, अल्प पोषण को कम करना। तो यह पॉइंट इन्हें ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाइड्रोजन ईंधन सेल में निम्नलिखित में से कौन सा से लगातार बदला जाता है? तो यहां पर दिया है ऑक्सीकारक, हाइड्रोजन, फिर तीसरा है ना तो ए और ना ही बी, डी है दोनों। तो इसमें उत्तर होगा डी, दोनों, ऑक्सीकारक और हाइड्रोजन। तो दोस्तों ये जो हाइड्रोजन ईंधन सेल है ये कैसे कार्य करता है ये आपके लिए जानना आवश्यक है। तो जो ईंधन सेल विद्युत वाहन एक ऐसा यंत्र है जो कि ईंधन स्रोत के तौर पर हाइड्रोजन तथा एक ऑक्सीकारक, तो हाइड्रोजन तथा एक ऑक्सीकारक के प्रयोग से विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा यानी इलेक्ट्रोकेमिकल द्वारा विद्युत का निर्माण किया जाता है यानी निर्माण होता है। तो ईंधन सेल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को मिश्रित कर विद्युत धारा का निर्माण करता है तथा इस प्रक्रिया में जल उपोत्पाद होता है यानी बायो प्रोडक्ट होता है जल। तो इस तरह से परंपरागत बैटरियों की भांति हाइड्रोजन ईंधन सेल भी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उत्तर डी होगा। इससे संबंधित पीआईबी में आई हुई खबर है, नितिन गडकरी कॉल्स फॉर इन्वेस्टर फ्रॉम द यूएस टू कम फॉरवर्ड एंड इन्वेस्ट इन रोड एंड हाईवेज प्रोजेक्ट इन इंडिया। और 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के ऊपर जोर दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भैंस की इस नस्ल को आमतौर पर कच्छ में, कच्छ कहां है दोस्तों? तो यह गुजरात, यहां पर आप देख सकते हैं अगर जाएंगे तो गुजरात में रन ऑफ कच्छ सुना होगा, कच्छ का रन जंगली गधों के लिए जाना जाता है। तो यहां पर कच्छ में पाए जाने वाले एक स्थानीय समुदाय द्वारा पाला और संरक्षित किया जाता है जिसे मालधारी कहा जाता है। यह भैंस पानी की कमी, बार बार सूखा, कम आर्द्रता, उच्च तापमान जैसी चरम मौसम की स्थिति से भी यह प्रभावित नहीं होती है। तो इसमें किस भैंस की नस्ल के बारे में बताया जा रहा है? और दोस्तों यह कह सकते हैं कि गर्म और सर्द दोनों ऋतुओं में अपने आप को सामंजस्य स्थापित कर लेती है। तो दोस्तों यह जो बात की जा रही है यह बन्नी नस्ल की भैंस के बारे में बात की जा रही है। तो दोस्तों इस भैंस की प्रजाति हमारे देश के गुजरात के कच्छ क्षेत्र में मिलती है। लोग इसे कुंडी नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों यह 15 से 20 किलोमीटर दूर तक चरने के लिए चली जाती है, सोचिए, और यह वापस अपने यहां अपने फिर बाड़े में आ जाती है। और दोस्तों इसकी कीमत 1 से 3 लाख रुपए तक होती है। तो इसमें उत्तर क्या होगा? सी होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह भी पीआईबी में आई हुई खबर है। और इस तरह से भारत में बन्नी, मुर्रा, मेहसाणा, जफराबादी, नीली रवि, पंडरपुरी जैसी अनेक भैंस की नस्लें पाई जाती हैं। इसी तरह से भारत में गाय की प्रमुख नस्लों में गिर गाय का नाम सुना होगा, अमृत महल, साहीवाल, राठी, कांकरेज, थार प्रकार और हरियाणा नस्ल की गायें पाई जाती हैं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री ने ग्रेटर नोएडा में अंतरराष्ट्रीय डेयरी महासंघ यानी विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। और यह 12 से 15 सितंबर तक आयोजित 4 दिवसीय यह सम्मेलन है। इसका जो थीम है डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। और दोस्तों इसमें 50 देशों के लगभग 1500 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया है। और यह इस तरह का पिछला शिखर सम्मेलन भारत में 1974 में आयोजित किया गया था। और भारत के डेयरी सेक्टर में वोमेन पावर 70% का प्रतिनिधित्व करती हैं। और दोस्तों वर्तमान में 210 मिलियन टन तक पहुंच गया है भारत में दुग्ध उत्पादन, जबकि 2014 में 146 मिलियन टन था। पूरे विश्व में दूध का उत्पादन 2% की दर से बढ़ रहा है, जबकि भारत हमारा 6% से अधिक की वार्षिक दर से बढ़ रहा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 2019 में आया हुआ प्रश्न है, सेवा क्षेत्र उपागम कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था। तो यह एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के द्वारा है कि अग्रणी बैंक योजना यानी लीड बैंक स्कीम, या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, या राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। तो दोस्तों इसमें उत्तर होगा अग्रणी बैंक योजना यानी लीड बैंक स्कीम के तहत है। तो इस तरह से सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण अग्रणी बैंक योजना के एक क्षेत्र दृष्टिकोण संरचना का
एक विकसित संस्करण है। और इस तरह से एसएए, जिसे सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण कहते हैं, इसके तहत ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक और आरआरबी शाखा को क्षेत्रों के नियोजित और व्यवस्थित विकास के लिए 15 से 25 गांवों की सेवा के लिए नामित किया गया है। और अग्रणी बैंक योजना के तहत ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के नियोजित और क्रमबद्ध विकास के लिए 1989 में सेवा क्षेत्र का दृष्टिकोण पेश किया गया था। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। तो दोस्तों यह पीआईबी में आई हुई खबर है। यहां पर देख सकते हैं कि भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास का प्रदर्शन करने के लिए लोथल, यह आप सुना होगा, गुजरात में है और यह भोगवा नदी के किनारे बसा था। तो यह सिंधु सभ्यता का स्थल था। तो ध्यान रखेंगे, लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जाएगा और यह 3500 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। और इस परिसर के पहले चरण को मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर सागर माला योजना के तहत एक प्रमुख परियोजना है, जिसमें शिक्षा का दृष्टिकोण शामिल है। दोस्तों, नवीनतम तकनीक का उपयोग करके समुद्री विरासत को उपभोक्ता के अनुकूल तरीके से पेश किया जाएगा, ताकि लोगों में जागरूकता का प्रचार किया जा सके। और इस तरह से इस परियोजना को विभिन्न चरणों, यानी चरण 1A के तहत इसको मार्च 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 774 करोड़ रुपए के निवेश और 35 एकड़ भूमि में 5 दीर्घाओं और 9 सेना गैलरी के साथ एक संग्रहालय बनाया जाएगा। इस तरह से फेज 1B में गैलरी, लाइट हाउस, 5D डोम थिएटर, बागीचा परिसर समेत संग्रहालय के बाकी हिस्सों का निर्माण किया जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर लोथल की बात की जाए तो कहां है, यहां पर है। तो यह भोगवा नदी के किनारे लोथल बसा है। दोस्तों, इस परिसर को एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां पर प्राचीन से लेकर के, ये ध्यान रखेंगे, एंशिएंट एज से लेकर के आधुनिक काल तक की भारत की समुद्री विरासत को इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे अब ये लोथल है, तो सिंधु सभ्यता में लोथल क्या है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक था। दोस्तों, यहां पर क्या है, धान की भूसी के अवशेष पाए गए थे। और दोस्तों, लोथल स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किया गया है और यूनेस्को की अस्थायी सूची में इसका आवेदन अभी भी लंबित है। तो यह लोथल, यह सिंधु सभ्यता का ही स्थल है। और सिंधु सभ्यता, आपको पता ही होगा कि कार्बन डेटिंग 14 के आधार पर 2350 बीसी से 1750 बीसी तक का माना जाता है, अकॉर्डिंग टू कार्बन डेटिंग 14। तो सिंधु घाटी सभ्यता, तो दोस्तों इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में जैसे मोहनजोदड़ो का नाम सुना होगा, हड़प्पा, इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि पहला यहीं पर रावी नदी के किनारे है, ये देख सकते हैं। तो यह 1921 में पहला हड़प्पा स्थल खोजा गया था। इसी तरह से कालीबंगन देख सकते हैं, यहाँ चूड़ियां पाई गई थी, यह राजस्थान में है। इसी तरह से मोहनजोदड़ो, इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। दोस्तों, यह भी ध्यान रखेंगे, यहीं पर चानू दाड़ो है, यह भी कहां पर है, यह पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इसी तरह से यहां पर धौलावीरा, जो कि हमारे रन ऑफ कच्छ के पास है। तो यह सब प्रमुख सिंधु स्थल हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, चरण 2 में राज्य मंडप, लोथल शहर, छात्रावास सहित समुद्री संस्थान, इको रिसॉर्ट, समुद्री और नौसेना थीम पार्क तथा जलवायु परिवर्तन थीम पार्क, स्मारक थीम पार्क और साहसिक और मनोरंजन पार्क इसमें शामिल होंगे। तो इस तरह से यह भारत में अपनी तरह का पहला परिसर है, जिसमें भारत की समृद्धि, विविध समुद्री विरासत का प्रदर्शन किया जाएगा। दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ साथ आप लोगों के लिए 3 प्रमुख प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या है, तथा इसके साथ साथ एक और बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर गोदीबाड़ा पाया गया था। यह बताना है आप लोगों को, गोदीबाड़ा पाया गया था। दूसरा प्रश्न है, चीता पुनर्वास परियोजना के तहत कौन सी भारतीय पेट्रोलियम कंपनी 50 करोड़ से अधिक की सहायता कर रही है। और दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इस तरह से दोस्तों आज का अंक समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।